एवरीवन, आई एम मुकेश चौधरी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको ग्रामर के सॉल्यूशन मिलेंगे। देखिए, लॉकडाउन का टाइम चला हुआ है और इस लॉकडाउन के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं वो घर बैठे बैठे, कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, कुछ नहीं भी पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है, तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इस समय का, इस टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्योंकि टाइम जो है दैट गोज ऑन, वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है कभी। तो यदि ये टाइम चला गया तो इट नेवर कम्स बैक, ये लौट कर आने वाला नहीं है, ये तो चला जाएगा। तो क्यों ना हम घर पे बैठे बैठे इस टाइम का, इस समय का यूटिलाइजेशन करें। इसीलिए ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं आपको कुछ वीडियोस दूंगा, कुछ ग्रामर के सॉल्यूशन दूंगा, ताकि आप घर बैठ कर के आराम से, इजीली, एक सिंपल सी लैंग्वेज में, एक सिंपल से तरीके से आप आसानी के साथ अपने सॉल्यूशन ले सकते हैं। आप चाहे किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे आप 8th में, 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, कॉलेज में हैं, चाहे आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी वीडियोस यहाँ पर आएंगे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले सीखने की। हम सीख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश को। तो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं किसको? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज। अब बात आती है कि वाई वी नीड लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ती है, एंड व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा होती आखिर क्या है। तो वी नीड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, टू एक्सचेंज द आइडियाज। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं किसी दूसरे के साथ, तो हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, एक भाषा हमें चाहिए। और लैंग्वेज को यदि आप सीखना चाहते हैं तो लैंग्वेज की एक प्रोसेस होती है। लैंग्वेज की प्रोसेस क्या होती है? जिस तरीके से आपने अपनी जो भी नेटिव लैंग्वेज सीखी है, सबसे पहले आपने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, वी लिसन, हम सुनते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? स्पीक करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? रीड करते हैं। और उसके बाद हम राइट करते हैं। एक प्रोसेस होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने की, समझने की। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हम सीख रहे हैं क्या? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? अपने आप में एक लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज की यदि हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत होती है लेटर्स के साथ। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज लेटर। यदि हम लेटर्स की बात करें तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? लेटर्स कितने हैं? 26। तो यदि हम लोग बात करें भी कितने लेटर्स इंग्लिश के अंदर हैं, तो वो 26 हैं। इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला क्या है? वॉवल्स, एंड द सेकंड इज कॉन्सोनेंट्स। तो देखिए, वॉवल्स हमारे सामने आ गए और दूसरी जो कैटेगरी इसकी वो कहलाती कॉन्सोनेंट। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। यदि वॉवल्स की बात करें, देखिए, आगे बढ़ने से पहले, बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू स्टूडेंट्स, यदि आप किसी भी चीज को सीख रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, और जब बात आती है मेनली किसी चीज को लर्न करने की, सीखने की, यहाँ पर हम लोग चीज को लर्न करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जब भी आप किसी चीज को सीखते हो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, चीजों को समझने की कोशिश करें, चीजों को जानने की कोशिश करें। सिर्फ मान लेना ही काफी नहीं होता है कि मैंने कहीं से सुना और मैंने मान लिया, बस दैट्स इट। नहीं, चीजों को समझें, अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? अंडरस्टैंड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो आप अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड करके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे और फिर एक अच्छा आउटपुट निकल करके आएगा।
तो चलिए दोबारा से एक बार चीज को सीखते हैं। क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। शुरुआत कहाँ से होती है? लेटर्स के साथ। लेटर्स कितने हो गए? 26। और इनका जो ऑर्डर होता है 26 का, वो अल्फाबेट कहलाता है। ठीक है, तो वॉवेल्स कितने हमारे पास? वॉवेल्स हमारे पास है 5। अगर हम इनकी काउंटिंग करें वॉवेल्स की, तो वॉवेल्स हमारे पास हो गए 5। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हमारे पास जो है 5 हैं, ये हैं वॉवेल्स हमारे पास आगे ए, ई, आई, ओ, यू। उसके बाद आते हैं कॉन्सोनेंट। उसके बाद अब जितने भी 21 हमारे पास बच गए, आपका बी लगा लीजिए आप, सी है, डी है, और इसी तरीके से और जितने भी हमारे पास बच गए हैं रेस्ट ऑफ ऑल, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज। लैंग्वेज की शुरुआत किससे हुई? लेटर्स के साथ। लेटर्स कितने हैं? 26। वॉवेल्स 5, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21। उसके बाद आते हैं कि ये साउंड क्रिएट करते हैं, साउंड जनरेट करते हैं ये। अगर हम बात करें वॉवेल्स की कि वॉवेल्स कितने साउंड होते हैं, तो वॉवेल्स के साउंड होते हैं 20। और यदि हम बात करें कॉन्सोनेंट्स की कि कॉन्सोनेंट्स के कितने साउंड्स होते हैं, तो इनके साउंड्स कितने होते हैं? 24। ये है साउंड्स। ठीक है, देखिए संख्या में यदि हम इनकी काउंटिंग करें तो काउंटिंग कितने? ये संख्या में कितने हैं? सिर्फ 5। और ये कितने हैं? ये है 21, राइट। लेकिन साउंड कितने जनरेट करते हैं? ये 24। और ये साउंड कितने जनरेट करते हैं? 20। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आप देखिए यहाँ पे TIRE। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा लेटर आया जिसका नाम है आई। ठीक है, उसके बाद LIKE, उसके बाद फिर आई आया है। अब देखिए यहाँ पर एक और लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अपने पास एक CIRCLA। ठीक है, यहां पर आई है, यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है। ठीक है, समझिए चीजों को। यहां पर इसका साउंड क्या है? टा। तो यहां पर साउंड क्या आ गया इसका? आ। लाई। यहां पर भी साउंड इसका क्या है? आ। लेकिन यहां पर क्या है? स। तो यहां पर इसका साउंड जो है वो ए है। तो देखिए इन चीजों को समझिए। तो इस एक आई ने ही कितने साउंड जनरेट कर दिए, और भी करता है ये साउंड जनरेट। ठीक है, तो इस तरीके से इस कुल मिलाकर के साउंड कितने हो जाते हैं? साउंड इनके हो जाते हैं 20, और इनके साउंड कितने होते हैं? 24। तो कुल मिलाकर के अगर हम साउंड की बात करें, यदि हम इनको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएंगे 44। यदि कोई पूछे कि हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में साउंड कितने हैं? साउंड्स है 44। इस तरीके से बनते हैं। थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब लेटर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास निकल करके आते हैं लेटर से जो अगली कैटेगरी है वो है वर्ड्स। वर्ड, शब्द। अभी शब्द क्या होता है? शब्द होता है अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ठीक है, यूनिट मतलब इकाई। एक मीनिंगफुल यूनिट है, किसकी है? वो है आपके लेटर्स की। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इनको मिलाते हैं। जब इनको मिलाते हैं तो एक नई चीज जनरेट होती है, एक नया क्रिएशन होता है, और वो क्या बन जाता है? फिर शब्द बन जाता है, वर्ड बन जाता है। अब वर्ड क्या है? मीनिंगफुल यूनिट। ये नहीं कि आपने मिला दिया कुछ भी और वर्ड बन गया, वो नहीं। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये देखिए MAKE। ठीक है, दूसरा बनाते हैं EKME। अब देखिए यहाँ पे अगर दोनों को चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो सारे के सारे लेटर्स वही हैं। ठीक है, वही लेटर्स यहां पर भी हैं, वही लेटर्स यहां पर भी हैं।
लेकिन अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वी आर अनेबल टू जनरेट एनी काइंड ऑफ सेंस, कोई सेंस यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पा रही है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है ये अपने आप में एक वर्ड नहीं है, एक शब्द नहीं है। लेकिन MEAKE, मेक, अगर इसको समझे तो इसका मतलब होता है, एक सेंस होता है, एक अर्थ ये देता है, एक मीनिंग ये निकाल कर देता है, और जिसका मतलब होता है बनाना। अभी जैसे मैंने एक, देखिए हिंदी में समझिए एक चीज को, मैंने बोला मतलब, लेकिन कुछ लोग इसे मतबल भी बोलते हैं। मतलब, मतबल, हम समझ भी जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो जब तक किसी चीज का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा वो चीज सही नहीं मानी जा सकती है। तो सही क्या है, मतलब है, ना कि मतबल, राइट। तो बात तो वही है यहाँ पर भी, लेकिन ये इस एक सेंस देता है, इसका कोई सेंस नहीं है, ये सेंसलेस है। तो ये वर्ड नहीं है और ये वर्ड है, एक शब्द है। ठीक है, एक बार फिर थोड़ा समझते हैं, स्टार्टिंग में फिर आते हैं। एक बार क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज किससे बनती है, लेटर से। लेटर से आगे बढ़े तो लेटर से क्या निकल करके आ गया, लेटर से निकला हमारे सामने एक वर्ड, शब्द। शब्द क्या है, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया कि वर्ड क्या है और कौन सी चीज को हम वर्ड या शब्द नहीं कह सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वर्ड से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे सामने निकल करके आ गई फ्रेज। ठीक है, फ्रेज। फ्रेज को यदि आप हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे तो वाक्यांश मीन्स वाक्य का अंश, राइट, फ्रेज। और फ्रेज से अगली जो चीज आती है वो कहलाती है सेंटेंस, वाक्य। आप समझे, फ्रेज और सेंटेंस का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस, कि दोनों चीजें हैं क्या आखिर। अब देखिए, जैसे मैंने एक चीज बोल दी है, इन द इवनिंग, और दूसरा मैंने बोला आई प्ले इन द, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। देखिए समझिए चीज को, इन द इवनिंग, मैंने एक बात बोली इन द इवनिंग, शाम को, लेकिन समझ में नहीं आया कि शाम को क्या, कौन सा एक्शन होता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, ऐसा मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर मैं इस चीज को समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पर मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं इन द इवनिंग, तो यहाँ पर मुझे पूरा सेंस निकल करके आया मेरे सामने। अगर हम इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करें, यदि हम इनको अंडरस्टैंड करें, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दोनों चीजें क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का कोई समूह है। इसमें भी वर्ड्स हैं, इसके अंदर भी वर्ड्स हैं, दोनों के अंदर है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक बात तो समझ में आ गई कि फ्रेज चाहे सेंटेंस, वेदर इट इज फ्रेज और सेंटेंस, बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि दोनों के दोनों जो है वो एक समूह है, किसका, एक ग्रुप है, किसका, वर्ड्स का। लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो होती है फ्रेज विदाउट कंप्लीट मीनिंग होती है, और सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट मीनिंग के साथ होता है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो देखिए यहां पर हम समझेंगे कि भाई हमारा जो फ्रेज है, फ्रेज की डेफिनेशन क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स without complete meaning, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। और सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
विद कंप्लीट मीनिंग। क्या डिफरेंस है? बस अ ग्रुप ऑफ वर्ड वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। इस चीज को ऐसे समझिए आप। तो फ्रेज हमारी हो गई अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, और सेंटेंस हमारा हो गया है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। मीन्स ये एक सेंस तो दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेंस अधूरा है, हमें पूरी तरीके से बात को समझा नहीं पा रहा। लेकिन यहाँ पर वो एक्शन बता दिया गया है कि भाई इस शाम के टाइम पर मैं ये काम करता हूँ, इवनिंग में ये मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज को समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया ऑन द रूफ, छत पे। क्या है छत पे? लेकिन दूसरा सेंटेंस निकल के आ गया कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन ऑन द रूफ, कि बच्चे जो है वो छत पे खेल रहे हैं। तो ये एक सेंटेंस हो गया है। और फ्रेज होती है, फ्रेज कैन बी द पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर फ्रेज आ सकती है, इस बात को ध्यान रखना है। कभी फ्रेज में सेंटेंस नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वाक्यांश फ्रेज है, वाक्य सेंटेंस है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा समझे ध्यान से कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, फ्रेज क्या है और सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस को थोड़ा सा और समझेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि सेंटेंस अपने आप में एक मीनिंग तो ये आ गया, पहला तो क्या आ गया? कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, एक तो इसका सेंस ही निकल करके आ गया कि जिसके अंदर अपना कंप्लीट मीनिंग है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। लेकिन दूसरा इसके अंदर एक चीज और आती है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। कि जो वर्ड्स का अरेंजमेंट है वो भी सही तरीके से, अच्छे तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। अगर वर्ड्स को भी आपने इधर से उधर कर दिया, एक सेंस निकाल दिया, वो भी अपने आप में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो समझना पड़ेगा हमें। ये बात मैंने आपको वर्ड में भी बताई थी कि ये जो है इसका यहाँ पर क्या था? अरेंजमेंट ऑफ लेटर सही नहीं था, इसलिए अपने आप में क्या नहीं बना? एक वर्ड नहीं बना। लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ लेटर सही था, इसलिए अपने आप में एक शब्द बन गया है और एक सेंस निकाल रहा है। वही कहानी यहाँ पर है। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही होना चाहिए, और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही कहा जाता है स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, तो आप चीजों को समझे ध्यान से और जाने। तो यहाँ तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप आसानी के साथ अपने नोटबुक में कहीं पर लिख पाएं। आई होप कि आपने ये